हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था हाई वोल्टेज टेस्ट। अब हाई वोल्टेज टेस्ट का दूसरा प्रकार जो था इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, ठीक ना। इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट, जिसको कि आज हम लोग देखेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ओवरव्यू बताया था कि हाई वोल्टेज कैसे परफॉर्म करते थे। मैंने ये भी बताया था कि जो हाई वोल्टेज टेस्ट होगा एट पावर फ्रीक्वेंसी और ये इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट है, ये दोनों में लगभग सिमिलरिटी है ना। दोनों में सिमिलरिटी है, ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, लेकिन रेस्ट जो वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि हाई वोल्टेज टेस्ट में या एट पावर फ्रीक्वेंसी जो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे वही टेस्ट वोल्टेज यहाँ के लिए भी रहेगा। समझ में आएगा? तो इसको हम देखते हैं। देखिए, इस केस में भी हमने आपको क्या बताया था, जो इंटर डायग्राम होगा, कनेक्शन डायग्राम होगा, सेम होगा। हाई वोल्टेज टेस्ट जो परफॉर्म किए थे वही हाई वोल्टेज टेस्ट का जो डायग्राम है वही डायग्राम आपके यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्ट जो परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे भी वही टेस्ट, सेम टेस्ट यहाँ पे भी परफॉर्म किया, मतलब जो डायग्राम होगा वही डायग्राम यहाँ पे भी होगा इस टेस्ट के लिए भी। क्लियर? यहाँ पे भी क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना है। ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, ठीक ना, वोल्टेज को बढ़ाना है। अब जितना भी रेटेड वोल्टेज रहेगा लगभग ऐसा बोला जाता है कि उसका डबल वोल्टेज को अप्लाई किया था। लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। जैसे 30 के भी है या 33 के भी है, सॉरी 30 नहीं 33 के भी है, तो 33 इंटू कितना हो जाएगा, 66 हो जाता है। लगभग 70 किलो वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। लगभग 70 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं, 70 ही है ना, एक बार देख लेना, है ना। हाँ, लगभग 70 किलो वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, तो अबाउट डबल कह सकते हो। तो यहाँ पे भी यही होता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें तो जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका ट्वाइस हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे 60 हर्ट्ज है तो 120 हर्ट्ज हम यहाँ पे अप्लाई करके टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब मान लो कि 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज में मतलब 100 हर्ट्ज हम वहां पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके फिर क्या करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पे ये बोले सर हम फ्रीक्वेंसी को क्या यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो एक सेपरेट अल्टरनेटर लगाया जाता है, ठीक ना। मतलब फ्रीक्वेंसी को जनरेट डबल करने के लिए एक सेपरेट अल्टरनेटर लगाया जाता है जिसके सहारे की फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाता है। समझ में आई बात? देखिए इसमें से आते हैं, देखते हैं। एम ऑफ द टेस्ट इज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन बिटवीन द टर्न्स, इंसुलेशन बिटवीन कॉइल्स एंड टर्मिनल। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं ईटीसी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि सेम यही चीज, स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन चेक करना था, जो कि आप पावर वोल्टेज जो हाई वोल्टेज किए थे पावर फ्रीक्वेंसी पे, उसमें भी आपको क्या करना था, इंसुलेशन का स्ट्रेंथ चेक करना था। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन को ही क्या करना है, चेक करना है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है क्या, बिटवीन टर्न्स। अब ये समझ लीजिए बिटवीन टर्न्स का, वहां पे भी वही होगा, चेंजेस नहीं है। बिटवीन टर्न्स, टर्न्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि देखिए एक कोई एक कॉइल है ना, ये क्या है, एक कॉइल है। अब ये कॉइल जो है क्या होगा, अलग अलग नंबर ऑफ टर्न से बना होगा, अलग अलग नंबर ऑफ टर्न से बना हुआ होगा। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग अगर देखे होगे तो स्प्रिंग में जो होता है ना ऐसा वायर लपेटा हुआ रहता है, तो उसका एक वायर जो होगा ना वो हो गया टर्न। क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न कहते हो। अरे इस प्रकार से कुछ होता है ना, देखो इसको, स्प्रिंग अगर देखे होगे तो ऐसा कुछ रहता है, स्प्रिंग ऐसा रहता है। तो ये जो होगा ना, ये एक चीज होगा ना, ये टर्न हो जाएगा, फिर ये दूसरा टर्न, फिर ये तीसरा टर्न, फिर ये चौथा टर्न, ये फिर पांचवा। तो हर एक टर्न पे भी क्या होता है, इंसुलेशन दिया हुआ रहता है। जितना भी नंबर ऑफ टर्न है सारे नंबर ऑफ टर्न पे इंसुलेशन चढ़ाया हुआ रहता है, इंसुलेशन दिया हुआ रहता है। ये हो गया टर्न का मतलब, है ना। उसके बाद क्या रहा, इंसुलेशन बिटवीन कॉइल्स एंड टर्मिनल, जो कॉइल्स बना होगा। अब एक टर्म आपको और रहेगा इंटर टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल का इंटर टर्न्स क्या होगा, तो आप दोनों कॉइल जो होता है ना, दो कॉइल होगा, मान लो कि एक ऐसा बना दिए और इसी में एक और नीचे ऐसा बनाए, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो इंसुलेशन होता है उसको इंटर टर्न कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर टर्न कॉइल बोलते हैं। समझ में आएगा? तो इंटर टर्न कॉइल के बीच में जो इंसुलेशन होगा उसको भी करेंगे, या फिर आप कह लो कि इंसुलेशन बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के बीच में जो इंसुलेशन है दो, इसी को हम इंटर टर्न कॉइल भी बोल रहे हैं कि दो कॉइल रखा हुआ है। मान लो ये कोर है, इस कोर पे यहाँ तक एक कॉइल रखा है, फिर यहाँ तक दूसरा कॉइल, फिर यहाँ तक तीसरा कॉइल। तो ये कॉइल और ये कॉइल, पहला कॉइल और दूसरा कॉइल के बीच में जो दिया हुआ है इंसुलेशन, उसको भी चेक किया जाता है। किसके सारे, मतलब इंसुलेशन नहीं, स्ट्रेंथ, जो जितना इंसुलेशन है
क्या वह प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा, विथ स्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। इंसुलेशन तो ऑलरेडी आपने मेगर के सहारे मेजर किया कि जितना भी मेगाओम में आया वो आपने मेजर किया, लेकिन जितना भी क्वांटिटी इंसुलेशन रेसिस्टेंस का है क्या वह हाई वोल्टेज को मतलब विथ स्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस चीज को ये परफॉर्म करता है, चेक करता है। बिटवीन कॉइल्स एंड टर्मिनल्स, जो एचबी टर्मिनल और एलबी टर्मिनल होता है उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टर्मिनल्स है वहां पे इंसुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन चेक कर रहे हैं। In this test, a voltage equal to twice the rated voltage of any one winding, that is either high voltage or LV is applied। देखो मैंने क्या बोला था, लगभग जो होता है ना वोल्टेज, मान लो 11 kV है तो उसका गुना कितना होता है 22 kV। तो यहाँ पे हम अबाउट एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, लगभग क्या होता है ट्वाइस ऑफ द रेटेड वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करके चेक करते हैं। सेम चीज आप वहां पे भी कर रहे थे, जो पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर रहे थे ना, वहां पे भी क्या था, पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज जो टेस्ट था वहां पे भी आप इतना ही वोल्ट अप्लाई कर रहे थे, जो वोल्टेज वहां पे टेबल में और टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वही सेम वोल्टेज यहाँ पे भी अप्लाई करना है आप। ठीक, जैसे कि 11 kV था, इसका ट्वाइस कितना हो गया भैया 22। अब यहाँ पे अप्लाई कितना कर रहे थे हम 28 kV। अब ये 33 kV हो गया, ट्वाइस कितना हो गया 66 किलोवोल्ट। यहाँ पे हम अप्लाई कितना कर रहे थे, लगभग 70 किलोवोल्ट, यही था ना, 70 किलोवोल्ट हम अप्लाई कर रहे थे। हाँ 33 kV में हम लोग कितना कर रहे थे 70 किलो वोल्ट अप्लाई कर रहे थे, है ना। तो लगभग क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल वोल्टेज, जितना भी रेटेड वोल्टेज होगा उसका डबल वोल्टेज हम अप्लाई करके चेक करते हैं। तो वही चीज है ये, द टेस्ट इन दिस टेस्ट वोल्टेज इक्वल टू ट्वाइस द रेटेड वोल्टेज ऑफ एनी वन वाइंडिंग। किसी में भी करना हो तो कर लीजिए, हाई वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो, लो वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो। देखो जितना वोल्टेज अवेलेबल हो सकता है उससे जाकर चेक कर लो, हर एक जगह में कह लो। मैं बोलूं कि आपके घर में, मैं घर की बात कर रहा हूँ, 11 kV वोल्टेज अवेलेबल है, ऐसा संभव है क्या, मतलब संभव है, अगर आप ट्रांसफार्मर लगाओगे तो भले 11 kV आप कर सकते हो ऑपरेट, लेकिन जो नॉर्मल घर है उसमें 11 kV कहीं से होगा क्या, नहीं, 11 kV बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने हिसाब से मतलब ट्रांसफार्मर बना के रखती है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसके लिए वो बना के रखती है कि वोल्टेज को बढ़ा के रखना। अब जितना केवीए का ट्रांसफार्मर वो बनाता होगा, मतलब जिस वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर वो बनाता होगा, मान लो 33/11 का वो बनाता होगा, तो 33 kV तक जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, माने कि 70 किलो वोल्ट, तो 70 किलो वोल्ट तक कैपेसिटी होगा उसके पास में, कि वह एक ट्रांसफार्मर होगी उसके पास और वह 70 किलो वोल्ट तक ऑब्टेन कर पाएगा, गेन कर पाता है उस ट्रांसफार्मर से, इतना कैपेसिटी उसके पास होगा, है ना। तो ये चीज है, तो हर कंपनी में नहीं रहता है। जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाया जाता है 11 kV/440, तो 28 किलो वोल्ट तक जनरली हर एक कंपनी अपने अंदर मतलब रखता है कि उतना कैपेसिटी रहता है कि उसके पास जो ट्रांसफार्मर है बना के रखेगी और उतना वोल्ट वह गेन ऑब्टेन कर सकता है। समझ रहे बात को, ये हो गया। बाकी सेम चीज है, देखना, द टेस्ट सेल स्टार्ट विद अ वोल्टेज लोअर देन 1/3 वैल्यू ऑफ अ फुल टेस्ट वोल्टेज एंड इट सेल बी क्विकली इंक्रीज्ड अप टू डिजायर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कहा, शुरुआती में क्या करना है, धीरे धीरे हमको 1/3 वैल्यू तक ले जाना है। अब फिर हमको कहाँ है, जो टेस्ट वोल्टेज है वहां तक हमें क्या करना है, ले जाना है। समझ में आ रही बात। स्टार्ट किए, पहले 1/3 वैल्यू तक लाए, जितना भी वोल्टेज टेस्ट वोल्टेज दिया हुआ है उसका 1/3 वैल्यू तक लाए, फिर 1/3 वैल्यू से हम लोग कहाँ पे ले गए, रेटेड टेस्ट वोल्टेज तक। जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी 28 किलो वोल्ट है, इसका 1/3 वैल्यू तक लाए और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट कहाँ ले गए, 28 किलो वोल्ट तक। क्लियर। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेल बी 60 सेकेंड। देखो सेम प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था, ड्यूरेशन कितना था 60 सेकेंड। देखो 60 मिनट किसी भी केस में आएगा, हालांकि इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, बताता हूं आगे। तो ये फॉर्मूला जो है 60 सेकेंड किसी भी केस में आएगा, 60 सेकेंड जो है किसी भी केस में, हर केस में उतना ही आएगा लगभग। तो 60 सेकेंड या 1 मिनट आप कह सकते हो इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। समझ रहे बात को। आगे देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्या बोल दिया, वहां पे हम रेटेड वोल्टेज को ट्वाइस कर रहे थे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड वोल्टेज का, जैसे कि 50 हर्ट्ज पे आपका ट्रांसफार्मर डिजाइन किया हुआ है या कोई सा ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे डिजाइन किया होगा, तो रेटेड वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी जो होगा कितना 50 हर्ट्ज होगा। तो 50 हर्ट्ज से ट्वाइस मतलब 100 पे अप्लाई करना है,
समझ रहे हैं बात को कि 50 हर्ट्ज पे अगर हमने ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया है तो उसे क्या करेंगे, जब हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे या इंड्यूस हाई वोल्टेज, तो उसको हम कहाँ पे लेके आए, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करके चेक करेंगे उस ट्रांसफार्मर को, है ना। आगे देखिए, द डबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेपरेट अल्टरनेटर, एक अलग से अल्टरनेटर लगाया जाता है जिसके सहारे की डबल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी जितना भी बढ़ाया जाता है उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं, द टेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 120 इंटू रेटेड फ्रीक्वेंसी अपॉन टेस्ट फ्रीक्वेंसी सेकेंड। कहने का क्या मतलब हुआ समझिए, अगर मान लिया जाए अगर कि जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है या जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे 100 आया गुना, या आप कह लो कि जैसे 50 का, हमने बोला था कि आपको 50 का दुगुना अप्लाई करना है, लेकिन अगर इससे अधिक वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया, इससे अधिक रेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज का फॉर्मूला है, मतलब कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो आप हाई वोल्टेज परफॉर्म करोगे और फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो वो कितने टाइम तक हमें रखना है। अभी तक फिलहाल हम कितना टाइम तक रख रहे थे, 1 मिनट तक या 60 सेकेंड तक, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी रेटेड फ्रीक्वेंसी का दुगुना से अधिक हो जाए, यही है ना, इफ द टेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी, अगर ट्वाइस फ्रीक्वेंसी से भी एक्सीड कर जाता है तब द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी, तो टाइम जो होगा वह कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो, 120 इंटू रेटेड फ्रीक्वेंसी अपॉन टेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक, 120 गुना रेटेड फ्रीक्वेंसी अपॉन टेस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे रेटेड फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 50 हर्ट्ज है, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और ये मैं मान लेता हूँ टेस्ट फ्रीक्वेंसी, आप 100 की जगह पे आप 110 कर लो, 120 कर लो, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो फिर क्या होगा, टाइम निकालोगे कितना के लिए, अगर निकालते हो तो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हो, 120 इंटू 50 अपॉन, अगर मान लो कि अगर देखो रेटेड फ्रीक्वेंसी से अधिक हो जाएगा तब टाइम पीरियड घटेगा, आपको पता है F बराबर 1/T है, F फ्रीक्वेंसी अधिक, टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो हम समय कम कर देंगे, है ना। तो ये चीज हो गया, तो ये आपका यहाँ पे कर लो, अगर मान लेते हैं कि हम 120 कर लेते हैं, तो ये कट गया, तो 50 सेकेंड तक हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कब, जब ये टेस्ट फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा तब। लेकिन अगर रेटेड फ्रीक्वेंसी है पे तो हमेशा आपका 60 ही आएगा, मैंने यही बोला था, जितना भी होगा रेटेड फ्रीक्वेंसी का अगर डबल करते हो तो वही आएगा, जैसे 50 है ये 100 है, कैंसिल करोगे तो ये 60 आएगा, ये 60 है ये 120 हो जाएगा, टेस्ट फ्रीक्वेंसी डबल 120, तब भी ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड ही आएगा, हर केस में लगभग कितना आएगा, 60 सेकेंड ही आएगा। क्लियर है यहाँ पे, अब यहाँ तक तो आपने कर दिया। अब मान लो कि यह टेस्ट को जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो इसमें चेक क्या करोगे कि बाद कोई किसी प्रकार का इंसुलेशन फेल्योर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक ना। अगर मान लो इंसुलेशन फेल्योर नहीं हुआ है, इसका ये मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है सक्सेसफुली वर्क करेगा, है ना। किसी भी प्रकार का ट्रांसफर इंसुलेशन फेल्योर नहीं हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ होगा, है ना, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है सक्सेसफुली हाई वोल्टेज टेस्ट पे वर्क कर सकता है। क्लियर, यही चीज है, दिस टेस्ट इज सक्सेसफुल, यह टेस्ट जो है सक्सेसफुल होगा इफ नो ब्रेकडाउन अकर एट फुल टेस्ट वोल्टेज ड्यूरिंग द टेस्ट, तो टेस्ट के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है तब कहा जा सकता है कि यह टेस्ट जो है क्या है, सक्सेसफुल है। समझ में आया, तो ये था क्या आपका दूसरा प्रकार जो इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर करना है तो पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में कि कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है और कंटिन्यूटी टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। देखो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, है ना। कह सकते हो कि कहीं एक लाइन से दूसरे लाइन पे कंटिन्यू। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे मतलब यहाँ पहुँचना है, अब एक रास्ता यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ से कंटिन्यूस को एक पाथ मिल गया ना, तो यहाँ से आराम से ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बीच में हम ऐसे काट दिए, है ना। तो ये आदमी क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ये आदमी है अगर मान लो, तो ये आदमी यहाँ तक आएगा, तो इसके लिए एक पाथ बना हुआ, एक रास्ता बना हुआ, तो मतलब कंटिन्यूस एक रास्ता मिल गया है ना। तो यहाँ तक कंटिन्यूस एक रास्ता मिल गया, तो जो कहते हैं अच्छा ये कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया इसको। तो अब बताओ ये यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन फिर यहाँ तक कैसे पहुंचना, बीच में रास्ता टूटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। या आप अपने ऊपर भी एग्जांपल में ले सकते हो कि अगर मान लो कि कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा आप रोज पढ़ रहे हो, तो आप में क्या है, 8 घंटे तक आप कंटिन्यूटी बना के रख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, 8 घंटे तक रेगुलर आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी है आप में रोज। लेकिन कोई कोई ऐसा है कि आज जो है 2 घंटा पढ़ा, कल है कि कोई 1 घंटा पढ़ा, परसों हो सकता है 4 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके मतलब इस तरह से क्या हुआ कि इश्यू कर रहे हैं क्या, कंटिन्यूटी हमारा ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूटी क्या हुआ, ब्रेक कर गया। लेकिन रेगुलर अगर आप 8 घंटे मतलब आपका कंटिन्यूटी क्या है, मेंटेन है, आप रेगुलर 8-8 घंटे आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम इस केस में ये मतलब हुआ किसका, कंटिन्यूटी का। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में कंटिन्यूटी का क्या मतलब हुआ वो समझिए। कंटिन्यूटी का मतलब होगा कि अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो वहां पे करंट का प्रवाह होगा, करंट का फ्लो होगा, समझ रहे। अब जैसे आपने इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट पढ़ा, उसमें हाई इंसुलेशन मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर किया, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई रेसिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस रहेगा तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से इंसुलेशन डैमेज हो गया, इंसुलेशन क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो कोई 2 कंडक्टर आपस में टच कर जाएगा, आपस में टच करेगा मतलब वहां पे करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, है ना। जैसे कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये मान लेते हैं कि कोई कॉइल है, ये क्या हो गया, कॉइल है। अब देखिए ये कॉइल यहाँ पे, अब ये कॉइल ऐसा क्या, सब एक दूसरे पे क्या है, बॉन्डेड है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ टच कर रहा है, फिर ऐसे जाओगे तो फिर ऐसे, कुछ ऐसा करके क्या हो रहा है, सब ओवरलैप कर रहा है, इस पे कनेक्ट कर रहा है, चढ़ रहा है। अगर मैं मान ले कि यहाँ पे हम इंसुलेशन दिए हुए, यहाँ पे इंसुलेशन दिए हुए, ये प्रॉपर इंसुलेशन है, बताओ करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा होगा तो ये ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसा है क्या, इसमें फ्लो कर जाएगा कर, ऐसे अगर करंट फ्लो भी कर गया तब भी ये अपना रास्ता बना के रखेगा, ऐसे चलते रहेगा, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ऐसा है ना। लेकिन अगर बोलते कब, जब इसके बीच में सब में इंसुलेशन प्रॉपर दिया हुआ है तब, है ना, जब प्रॉपर इंसुलेशन दिया हुआ है तब की मैं बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं इस बीच में कहीं पे हो सकता है जो इंसुलेशन है ना वो मतलब डैमेज हो गया, है ना, इंसुलेशन डैमेज हो गया, तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों क्या करेगा, आपस में सट जाएगा, दोनों आपस में क्या करेगा, सट जाएगा, और सट गया तो मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब इधर करंट फ्लो करना चाहेगा क्या, यहीं पे शॉर्ट हो गया, अब करंट इधर फ्लो करेगा कि इधर से आ रहा है करंट, इधर फ्लो करेगा, चलो मान लिया इधर किया, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर ही कर जाएगा, इधर पहुंच पाएगा क्या, पहुंच पाएगा नहीं ना। तो वही चीज मतलब यहाँ पे हुआ कि कंटिन्यू, कोई भी कनेक्शन आप जो कॉइल के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और वहां पे इंसुलेशन हट गया, मान लो इंसुलेशन हट गया, तो वहीं पे क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, ओ यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करते हैं या फिर मेगर का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर या फिर मेगर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और से इसको समझ लें। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये टैंक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का टैंक है, और ये कुछ ये क्या रखा हुआ है, कोर रखा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर, इसके ऊपर वाइंडिंग रखा हुआ है, ठीक ना, इसके ऊपर क्या है, वाइंडिंग रखा हुआ है, ठीक ना। ये ऐसे कनेक्शन ऐसे कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन बाहर हम निकाल दिए, जो बुशिंग वगैरह है ना इसमें हम कनेक्शन करके क्या किए, निकाल दिए। अभी बताइए टैंक जो है, जब कनेक्शन निकाले होंगे तो टैंक में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि जो हमारे ये जो है ये कोर वगैरह जो है, यहाँ पे भी देखो इंसुलेशन रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी गैप रहता है, मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेंटेन रहता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी वजह से
यहाँ के बीच का इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम हो गया, तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा, इसमें जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स इधर भी तो लिंक करने लगेगा, या यहीं पे मान लो ये जो हमने यहाँ से वाइंडिंग निकाल के लाया, अब ये जो वाइंडिंग है इस पे इंसुलेशन जो है किसी प्रकार से डैमेज हो गया, तो ये डैमेज होने की वजह से ये इसमें भी तो आ जाएगा ना करंट, यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, टैंक और वाइंडिंग क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब करंट वाइंडिंग में भी फ्लो कर रहा है और टैंक में भी फ्लो कर रहा है, ये क्या फॉल्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। हम लोग क्या डिजाइन तो ये कर रहे हैं ना कि सिर्फ वाइंडिंग में यहाँ पे हमारा टैंक में ना फ्लो करके सिर्फ वाइंडिंग में करंट फ्लो करना चाहिए या वोल्टेज इंड्यूस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे इंसुलेशन में डैमेज होने की वजह से अब हमारा टैंक में भी हो रहा है, करंट फ्लो करने लग रहा है, तो ये तो फॉल्ट है ना। तो ये चीज को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है कोई, शॉर्ट का मतलब वही हुआ कंटिन्यूटी, शॉर्ट का मतलब क्या, कंटिन्यूटी, है ना, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसमें नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मान लो वाइंडिंग है, कोर है या चैनल है ट्रांसफार्मर के अंदर, और टर्मिनल वगैरह जो बना है, टैंक है, इन सब में जो है ना इंसुलेशन होना चाहिए। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी होने लगेगा, और कंटिन्यूटी नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, चाहे इंटरटर्न कॉइल हो और चाहे इंटरटर्न हो, किसी भी जगह पे कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, चाहे एचवी वाइंडिंग हो, सेकेंडरी वाइंडिंग हो, उसमें भी कंटिन्यूटी हमको नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एचवी वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है और साथ साथ एचवी वाइंडिंग में जो करंट है वही करंट एलवी वाइंडिंग में फ्लो करने लगे, तो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या रह गया, नहीं ना। मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ होगा, और अगर शॉर्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली उसी को तो हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी है। शॉर्ट है मतलब करंट फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी। अगर कहीं पे ब्रेक हो गया है ना, ब्रेक हो गया इन द सेंस कि आप प्रॉपर इंसुलेशन लगा के आप क्या किए हो, और बहुत ज्यादा इंसुलेशन लगा दिए और वहां पे करंट फ्लो करने का कोई चांस नहीं है, मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू है। जो मैंने रास्ता का बताया था आपको एग्जांपल, ये है यहां से यहां तक का रास्ता है, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, या ऐसा मान लो कि करंट यहां से फ्लो कर सकता है, यहाँ मीडियम पूरा है, एक स्विच आपने बना लो, यहाँ आप ऐसा बना लो, अब यहां तक आपने बनाया, यहां से यहां तक करंट फ्लो करेगा, मान लो, अगर मान लो ऐसे बोलोगे तो बोलोगे, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा एक स्विच बना लो, एक लोड बना लिए, ऐसा एक सोर्स बना लिए, अभी ये ओपन कर दिए, बताओ ये कंटिन्यूटी है क्या, ये कंटिन्यूटी है नहीं, करंट फ्लो करेगा इसमें क्या, नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जब इसको क्लोज कर दो, जब क्लोज कर दोगे इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूटी इसमें है। अब ये हमने क्लोज कर दिया तो करंट इसमें फ्लो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी है। अब देखो कंटिन्यूटी है, इसका मतलब क्या होगा, रेसिस्टेंस हमारा कम होगा। अगर ये ओपन हो गया, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया। तो यही मतलब हो गया क्या, कंटिन्यूटी का या डिसकंटिन्यूटी का। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है ना, वाइंडिंग हो गया, मतलब एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, या वाइंडिंग टू कोर, या वाइंडिंग टू टैंक, समझ रहे हैं, ये सब में कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी होगा तो फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या फॉल्ट होगा, पक्का फॉल्ट होगा, समझ रहे बात को। तो यही चीज हो गया आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, किसके बीच में, ये मैंने आपको बता दिया, कॉइल के बीच में, टैंक के बीच में, या फिर टर्मिनल जो है उसके बीच में, इन सब में। और इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, या तो आप लाइटनिंग मतलब टेस्टर ले लो, है ना, टेस्टर, पोलैरिटी टेस्टर भी बोलते हैं उसको, टेस्टर ले लीजिए, कंटिन्यूटी टेस्टर, सॉरी पोलैरिटी नहीं, कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए, या मेगर के सहारे कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर मेगर के सहारे हम कैसे करेंगे, तो देखिए मेगर का जो टर्मिनल है उसको हम रोटेट करेंगे, अगर जो मेगर पे है डिजिटल है तो वैल्यू कम शो करेगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में क्या है, शॉर्ट कर रहा है, तब तो रेसिस्टेंस शो कर रहा है कम। लेकिन अगर हाई वैल्यू शो करेगा तो इसका मतलब हाई रेसिस्टेंस है, सब ओपन है, कहीं कोई टच करने का कहीं पे कोई भी वाइंडिंग में या फिर कोर वगैरह में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आपके पास एनालॉग मेगर है तो उसमें दो ही वैल्यू होता है, एक जीरो और एक इंफिनिटी। अगर आप हैंडल को रोटेट कर रहे हो तो हैंडल रोटेट करने के बाद मेगर में या तो जीरो वैल्यू शो करेगा या इंफिनिटी वैल्यू शो करेगा। अगर जीरो वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब कि कंटिन्यूटी है, जो कि हमें नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, हो सकता है दो कॉइल आपस में टच कर रहा है, उसका इंसुलेशन जो है रिमूव हो गया होगा, हट गया होगा, जिसकी वजह से दो कॉइल आपस में टच कर रहा है, तो वह बहुत ज्यादा परेशानी करेगा, तो उसको निकाला जाएगा, फिर से उसमें प्रॉपर इंसुलेशन चढ़ाया जाएगा, फिर जाकर उसको असेंबल किया जाएगा, है ना।
तो ये हो सकता है। अगर मान लो रेसिस्टेंस इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या, कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है, तो ये अच्छा है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इस टेस्ट को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर और मेगर इज यूज्ड टू चेक द कंटिन्यूटी, या तो कंटिन्यूटी टेस्टर को या फिर मेगर का इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूटी टेस्ट को चेक करने के लिए। Continuity test is also performed to check the short circuit in between in turns coil। जो दो कॉइल है HV और सेकेंडरी कह लो, ये भी कॉइल हो जाएगा, LV HV ये भी कॉइल होता है पावर ट्रांसफार्मर केस में, लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स भी यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में। तो कोई भी दो कॉइल के बीच में जो इंसुलेशन है वो तो कहीं फेल नहीं है, या फिर उसका जो नंबर ऑफ टर्न है उसके बीच में जो इंसुलेशन दिया वो तो कहीं फेल नहीं है। कॉइल टू कोर, जो कॉइल है और कोर के बीच में तो कहीं कंटिन्यूटी नहीं है। कोर टू टैंक, जो कोर और टैंक है उसके बीच में कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं है। बिटवीन फेज टू टैंक, जो फेज आपने बनाया है RYB बाहर लाके, उसमें और टैंक में कोई कनेक्ट, मतलब कहीं से कोई ऐसा नहीं कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस कह लो कम हो गया है, एक पाथ बना लिया तो करंट फ्लो कर सकता है, या फेज टू अर्थ ETC, ये सब में कहीं कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है। ये सब चेक किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखे होगे ट्रांसफार्मर में ऐसा, ये एक फेज हो गया RYB, इस तीनों के बीच में ये गैप होता है ना, ये कुछ कुछ दूरी पे रहता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा ना उतना ज्यादा ये गैप भी बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा ये गैप भी बढ़ते जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, मान लो तो यहाँ पे रहता है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इसका करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, जा रहा है। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में इंसुलेशन कम हो गया, इंसुलेशन अगर कम हो गया तो ये क्या होगा, करंट इधर फ्लो करने लगेगा, इसका करंट इधर, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट करंट। तो ये ऐसा, इसका मतलब ये क्या हो गया, R और Y के बीच में जो है कंटिन्यूटी है, R और Y के बीच में कंटिन्यूटी है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ पे चाहिए क्या, R का अपने वाले में फ्लो करे, Y का अपने वाले में फ्लो करे, B का अपने वाले में फ्लो करे। ऐसा नहीं चाहिए कि R वाला Y में फ्लो कर रहा है, Y वाला B में फ्लो कर रहा है, R में फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं। तो वही मतलब हो गया क्या, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का मतलब, समझे। रोटेट द PMDC, PMDC का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, PMDC ऑफ मेगर। अब ये भी पूछा हुआ है कि मेगर में कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, तो आप याद रखिए PMDC, परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर। तो मेगर का PMDC टू अप्लाई DC वोल्टेज एंड सी द डिफ्लेक्शन ऑन स्केल। जो मेगर होता है उसका PMDC को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और डिफ्लेक्शन पे हम लोग नजर गड़ा के देखते हैं कि कितना वैल्यू है, 0 है या इंफिनिटी है। If the resistance is high or infinity, then there will be no continuity। अगर रेसिस्टेंस अधिक शो कर रहा है या फिर इंफिनिटी वैल्यू शो कर रहा है, मेगर है अगर एनालॉग रहेगा तब तो इंफिनिटी और 0 दो ही वैल्यू शो करेगा, इंफिनिटी के आसपास चला जाता है, और अगर डिजिटल है तो वहां पे वैल्यू शो करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगर हाई है या इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेक है सर्किट में, कहीं कोई करंट फ्लो करने का पॉसिबिलिटी नहीं है आपस में। ऐसा नहीं कि LV कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में फ्लो कर, मतलब LV से HV में फ्लो कर गया, HV से LV में फ्लो कर गया, कोर से टैंक में करंट फ्लो कर रहा है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, रेसिस्टेंस हाई होगा या इंफिनिटी होगा तब क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस वेरी लो है या फिर 0 है, देन देयर विल बी कंटिन्यूटी। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू लो है या फिर 0 है, इसका ये मतलब हो गया कि कंटिन्यूटी है, जो कि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी किसी भी ट्रांसफार्मर में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आई बात। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कंटिन्यूटी टेस्ट कि कैसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, ये भी आपको पता चला होगा। क्लियर। तो घर वगैरह में भी कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है ना। एक लैंप ले लिया जाता है, लैंप में फेज और न्यूट्रल जो चेक करते हो, याद करो 4th सेमेस्टर में भी मैंने बताया होगा कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कि लैंप मेथड यूज करते हैं कि किस प्रकार से हम मतलब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फेज के बीच में और न्यूट्रल के बीच में है कि नहीं है। अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी है, नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे भी जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है ना, उसमें भी एक LED टाइप से लगा होता है, बल्ब टाइप से लगा रहता है, जैसे ही लगाओगे दोनों के बीच में तो वो बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर भी वही होता है। समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।